Welcome back students. This is the next video of chapter 4 agriculture. In this video we are going to discuss about left part of the food security. So what we are going to discuss in this video, we will discuss that what is the APL and the BPL card and in whose categories these cards are distributed. So there are two categories, two types consumers. फर्स्ट इज़ बिलो पावर्टी लाइन एंड द सेकेंड इज़ एबव पावर्टी लाइन, यानी कि दो तरह के कार्ड लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। एक वो जो बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे की जो लाइफ जी रहे हैं, एक वो जो एबव द पावर्टी लाइन, यानी कि वो बिल्कुल यानी वो गरीबी में नहीं आते हैं, वो सामान्य में आते हैं। क्योंकि पीडीएस जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीबों को ही अनाज देता है, कोई भी जाकर के वहाँ से अनाज खरीद सकता है, इसलिए दो तरह के कार्ड बनाए गए हैं। लेकिन विद द इशू प्राइस बीइंग डिफरेंट फॉर ईच कैटेगरी, लेकिन जो प्राइसेस हैं वो दोनों के लिए अलग अलग हैं। हाउ कैसे अलग अलग हैं? इसलिए क्योंकि जो बिलो द पावर्टी लाइन के जो लोग हैं, यानी बिल्कुल जो गरीब हैं, तो वो कहाँ से, उनके पास इतना है ही नहीं कि वो अनाज खरीद सकें, इसलिए उनको बहुत ही कम प्राइस पर अनाज दिया जाता है। लेकिन जो एबव द पावर्टी लाइन है, जो दे सकते हैं, हु आर द एबल टू पे द प्राइस फॉर दैट फूड ग्रेन्स, तो उनके लिए नॉर्मल ही रखा गया है, उनके लिए बहुत कम प्राइस में जो मार्केट में है वही उनके लिए प्राइस रखे गए रहते हैं। तो हाउएवर दिस कैटेगराइजेशन इज़ नॉट परफेक्ट एंड अ नंबर ऑफ डाइवर्सिंग पुअर हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बीपीएल कैटेगरी। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिनका काम होता है ये कार्ड बनाने का, जिनका काम होता है ये कैटेगराइज करने का लोगों को कि हाँ, हु आर लिविंग देयर लाइफ बिलो द पावर्टी, हु आर लिविंग देयर लाइफ एबव द पावर्टी, तो जो अधिकारी होते हैं दोज हु आर द ऑफिसर्स डिप्लॉयड फॉर दैट वर्क, जो जिनको ये काम दिया गया है, कहीं ना कहीं वो अपने काम को परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाते हैं, सही से गणना नहीं कर पाते हैं और इनको कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जिनके लिए मेन यह काम किया गया है, यह कार्ड बनाया गया या पीडीएस सिस्टम जो लागू किया गया है, उन तक ये पहुंच नहीं पाता है। बल्कि जो एपीएल वाले हैं, जो एबव द पावर्टी लाइन के लोग हैं, वो बीपीएल कार्ड को यूज करके उसका बेनिफिट यूज कर रहे हैं। Moreover, some of the so-called APL slip back to BPL because of the failure of, वही हमने बताया कि चूँकि जो इस काम को करते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, वो सही से इस काम को न कर पाने की वजह से जो गरीब हैं वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं और उस एपीएल कार्ड को लोग अपने तरीके से बीपीएल में चेंज करवा करके और उसका फ़ायदा जो एबव द पावर्टी लाइन के लोग हैं वो उसका यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं यह मिस्टेक देखा जाता है उन अधिकारियों की वजह से और गरीबों तक इसका ये नहीं पहुंच पाता है और उसका बेनिफिट वो ज़्यादा नहीं उठा पाते हैं। तो इस कमी को दूर होना चाहिए, क्योंकि जिसके लिए फूड सिक्योरिटी की गई है, अगर उन तक ही ये चीज़ें न पहुंच पाएँ तो फिर इसका कोई बेनिफिट नहीं है। What is next has given. Each district and block can be made self-sufficient and food grains production if government provide proper agricultural infrastructure, credit linkages and also encourage the use of latest techniques instead of concentrating only on rice or wheat. The food crops with a better ग्रोथ पोटेंशियल इन दैट पर्टिकुलर एरिया मस्ट बी इनकरेज। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मीन्स हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में गवर्नमेंट को एक ये भी करना चाहिए ताकि लोगों को इनकरेज किया जा सके कि वो जो ये फूड क्रॉप्स हैं, वह जो राइस और वीट है, इनके अलावा भी जो और भी फसल हैं उनको भी उगाने के लिए किसानों को इनकरेज किया जाए। एंड क्रिएशन ऑफ नेसेसरी infrastructure like irrigation facility, availability of electric, it may also attract private
इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, और उन सारी चीज़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिलना चाहिए, जैसे सिंचाई की व्यवस्था हो या इलेक्ट्रिसिटी हो। ये सारी व्यवस्थाएं जब मिलती हैं तो जो किसान होते हैं वह और भी तरह के अनाज पैदा करने के लिए इनकरेज होंगे, और इस तरह से कहीं ना कहीं जो ये फूड ग्रेन्स को ग्रो करने के लिए जो कंपटीशन लगा हुआ है कि सिर्फ वीट एंड राइस ज़्यादा से ज़्यादा किसान ग्रो करते हैं, क्योंकि उसकी एमएसपी उनको तय की गई रहती है, जिसकी वजह से वो करते हैं। और यही कारण है कि वो जो क्रॉपिंग फूड होते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न वाले जो फूड होते हैं, उनको वो ग्रो नहीं करते हैं। The focus on increasing food grains production, which should be on a sustainable basis and also free trade in grain, will create massive employment and reduce poverty in rural areas. इन चीज़ों पर भी ध्यान दें। और जब इस तरह से किसानों को फ्री ट्रेड मिलेगा, यानी कि उनको अपना अनाज बेचने के लिए खुली मंडियां मिलेंगी, वो जहां चाहें, जहां उनको बेहतर प्राइस पर अनाज खरीदने वाले लोग मिलते हों, अगर उन मंडियों में जाकर वो अनाज बेच सकें, तो इस तरह से किसानों को भी लगेगा कि हाँ, उन्होंने जो भी अपना इसमें यूज किया है, जो भी उन्होंने अपनी लागत लगाई है, उसका उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो किसान भी इनकरेज होंगे और वो खेती ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जिसकी वजह से बेरोजगारी भी मिटेगी, गरीबी भी मिटेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो सरकार को इस पर फोकस तो करना ही चाहिए, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व रहते हैं, इंगेज रहते हैं, इसलिए इस पर सरकार अगर बेहतर तरीके से ध्यान दे तो यह सेक्टर भी बहुत बेहतर कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कर सकता है। There has been a gradual shift from cultivation of food crops to cultivation of fruits, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स एंड इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। लेकिन किसानों के अंदर भी धीरे धीरे अब ये जागरूकता आई है, और वो कहीं ना कहीं जो ये वीट एंड राइस जैसे क्रॉप्स से हट करके इस तरह के भी अब क्रॉप्स वो उगाने के लिए आगे आ रहे हैं, और वो इसको उगा भी रहे हैं, जैसे फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल है, ऑयल सीड्स है। तो इस तरह के क्रॉपिंग पैटर्न को भी अब किसान यूज कर रहे हैं और इसका उनको बेनिफिट भी मिल रहा है। दिस हैज़ लेड टू रिडक्शन इज इन नेट सोन एरिया अंडर सीरियल्स एंड पल्सेस। और यह उस तरह के एरिया में, जाहिर सी बात है कि लैंड बहुत तरीके होते हैं, जो मिट्टियाँ होती हैं वो भी बहुत तरीके की होती हैं। तो हर तरह की मिट्टियाँ, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी मिट्टियाँ या हर जगह की जो सॉइल्स होती हैं वह सिर्फ वीट और राइस को उगाने के लिए ही बेहतर होती हैं। तो जहाँ पर बेहतर कुछ मिट्टियाँ ऐसी होती हैं जहाँ बस ऑयल सीड्स बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, कहीं कुछ ऐसे मिट्टी होती हैं जहाँ पर फ्रूट या वेजिटेबल टाइप के ये क्रॉप्स पैदा किए जा सकते हैं। तो इस तरह की इन एरियाओं को भी सुरक्षित रखा जा सकता है और उसका उपयोग किया जा सकता है क्रॉपिंग पैटर्न को यूज करके। विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, द डिक्लाइनिंग फूड प्रोडक्शंस पुट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क ओवर द कंट्रीज फ्यूचर फूड सिक्योरिटी। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो अनाज है उसकी पैदावार कम होती जा रही है। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उठा रहा है हमारे फूड सिक्योरिटी पर। तो इसमें किसका फॉल्ट क्या है, कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन जो हमारे संसाधन हैं वो तो सीमित हैं, वो तो बढ़ेंगे या घटेंगे नहीं, वो जितने हैं उतने ही रहेंगे। तो संसाधन सीमित हैं लेकिन डिमांड ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम सरकार के द्वारा लागू किया गया है उसका एक्सेस भी उन लोगों तक पहुँच पाने में विफल हो जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से फूड सिक्योरिटी जो स्टोर किया गया है वो कम पड़ जा रहा है। And the competition for land between non-agricultural use
यूजेस सच एज हाउसिंग इट्स। और एक ये भी समस्या है कि उतनी ही ज़मीन पर बहुत सारी चीज़ें भी तो करनी हैं, उसी ज़मीन पर एग्रीकल्चर करना है, उसी ज़मीन पर घर बनाना है, उसी ज़मीन पर इंडस्ट्री लगाना है। तो ज़मीन तो एक सीमित है, लैंड इज़ लिमिटेड बट डिमांड इज़ मोर। लेकिन डिमांड जो है वो ज़्यादा है, तो उसी ज़मीन पर कृषि भी करना है, घर भी बनाना है, इंडस्ट्रियाँ भी बनानी हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे छोटे फार्मर्स या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ज़मीन जो हैं वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियों में या सड़कों को बनाने में, इन सब चीज़ों में चले जाने की वजह से वो धीरे धीरे क्या हो जा रहे हैं, लैंडलेस फार्मर हो जाते हैं, उनके पास अनाज की कमी हो जाती है। ये कंपटीशन भी एक तरह के चैलेंजेज बन कर के हमारे किसानों के सामने आ गई हैं। एंड एग्रीकल्चर हैज़ रिजल्टेड इन रिडक्शन इन द नेट सोन एरिया, और जिसकी वजह से ही एग्रीकल्चर जो है वह भी कहीं ना कहीं लिमिटेड होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड हैज़ स्टार्टेड शोइंग अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड, और जो whatever the land using for the agriculture, उसमें हम माने किसान इतने ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड से यूज किए गए हैं, जिसकी वजह से वह ज़मीन धीरे धीरे अपने उस क्षमता को भी डिक्लाइन कर दिया है, और वहाँ पर अब बेहतर अनाज नहीं हो पा रहे हैं, उतने मात्रा में नहीं हो रहे हैं। विच वंस शोड ड्रामेटिक रिजल्ट्स आर नाउ बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिगार्डिंग द सॉइल, यानी एक जिस चीज़ को यह सोच करके लागू किया गया था, जिसको हम ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, जो कि एक बेहतर रिजल्ट के लिए बनाया गया था, और उसका बेहतर रिजल्ट शुरू में दिखा भी, लेकिन कहीं ना कहीं वह बेहतर रिजल्ट ही हमारे सॉइल के डिग्रेडेटिंग का भी कारण बन गया है। पीरियोडिक स्केर्सिटी ऑफ वाटर हैज़ लीड टू रिडक्शन इन एरिया अंडर इरिगेशन। हम देख रहे हैं कि पानी की समस्या कितनी होती जा रही है, क्योंकि जो हमारा अंडर वाटर है वह भी तो कम होता जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा उस खेती को सिंचाई करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। जब पानी की आवश्यकता होगी तो जो लोग होते हैं वो ट्यूबवेल लगाएंगे, कुएँ खोदेंगे, और इसकी वजह से जो नीचे का पानी का लेवल है वह घटता जा रहा है, और यह भी बहुत अच्छा प्रभाव नहीं है, यह भी बहुत अच्छा सिग्नल नहीं है हमारे लोगों के लिए, हमारे देश के कृषि के लिए या हमारे देश के फार्मर्स के लिए। इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट हैज़ लेड टू वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो अच्छी चीज़ों के लिए बनाई गई हैं वो बाद में चुनौतियां बन करके भी खड़ी हो गई हैं और समस्याएं भी बना दी हैं। तो असक्षम जल प्रबंधन से जल क्रांतता और लवणता की समस्याएं खड़ी हो गई, यानी कि जो ये जल की कमी हम पाते हैं कि कुछ एरिया में पानी ही नहीं रहता है, वो लैंड बिल्कुल सूखा है, वहाँ पर पानी का लेवल ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से भी प्रभावित हो रही हैं, जिसको हम एक बेहतर रिज़ल्ट के रूप में देख रहे थे कि इस तरह से करने से किसानों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा फसल अपना ग्रो करेंगे। उसके चक्कर में जो हम नेचुरल चीज़ें थीं वो भी डिजास्ट होने लगी, वो भी समाप्त होने लगी। सो स्टूडेंट्स, वी read here about the food security. In the next video we will discuss about another point. Till then, bye.